Assalamu alaikum students, welcome to Amin Academy. Today we will discuss about the descriptive questions of chapter number 1. आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास वो है मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच के हमने नाम मेंशन करने हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह रेट ऑफ रिएक्शन है, ये किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री में कौन सी ब्रांच है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसी कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री में जिसमें हम डाइजेशन ऑफ फूड को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज स्टडी की जाती हैं। इकोसिस्टम, रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, इसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ वगैरह। इन सब को जो है ना हमने बारी बारी हाईलाइट करना है कि इनको किस ब्रांच, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस में जो है ना स्टडी किया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, सबसे पहले इसको स्टडी किया जाता है। फिज़िकल केमिस्ट्री ब्रांच कौन सी है केमिस्ट्री की, फिज़िकल केमिस्ट्री, उसमें इसको स्टडी किया जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड है, इन ह्यूमन बॉडी में जो होती है वो बायोकेमिस्ट्री है। डाइजेशन जो फूड की होती है वो बायो में होती है, लाइफ में, यानी बायो से रिलेटेड है डाइजेशन। और जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो केमिस्ट्री से, इसलिए इन दोनों को मिला के बायोकेमिस्ट्री। रिएक्शंस जो कि होते हैं फायरवर्क्स के दौरान, ये जो हम पटाखे वगैरह चला रहे होते हैं, फायरवर्क्स वगैरह जो करते हैं हम, तो किसी भी खुशी के मौके पर, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना ये फायरवर्क्स की रिएक्शंस की स्टडी की जाती है। इसी तरह अगर प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की जो ब्रांच उसमें स्टडी की जाती है। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मेजरमेंट जो करनी होती है वेवलेंथ की, एब्जॉर्प्शन वगैरह की, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। ये जो मैं क्वेश्चन अब करवाने जा रही हूँ ना, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो व्हाट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फ़र। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है, कार्बन और सल्फ़र की ना एलोट्रोपिक फॉर्म ये पूछ रहा है। तो जो ये क्वेश्चन है ना, व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म, इसका आंसर है हमारे पास, आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 8। इसका आंसर पेज नंबर 8 पे एलोट्रोपी वाला जो टॉपिक है ना उसके डिफ़ाइन में है। तो हम पेज नंबर 8 पे ज़रा आ जाते हैं। ये है जी पेज नंबर 8। सबसे पहले हमने एलोट्रोपी की डिफ़ाइन बतानी है, यहाँ से ये स्टार्ट है, ये कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। इसके अंदर और सबसे पहले तो ये तो एग्जांपल के तौर पे आ गया ना ऑक्सीजन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इसके अलावा उसने जो पूछा, उसने पूछा है कार्बन की और सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म। तो कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, and same as the sulfur exist in the 2 crystalline allotropic forms, rhombic and the monoclinic form। ठीक है, तो बस एलिमेंट से लेकर फ्लोरीन तक, देन एलिमेंट सल्फ़र से लेकर मोनोक्लिनिक तक, ये जो है ना इसका फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट अभी रहता है। सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है कि कोल डायमंड से कैसे डिफर है, तो वो आपने इन द फॉर्म ऑफ टेबल रिप्रेजेंट करके बताना है। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ में लिखना है, फिर अपीयरेंस, हार्डनेस, कंडक्टिविटी और यूज़। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कोल जो होता है वो अमार्फस होता है, यानी इर्रेगुलर होता है, इसकी कोई ख़ास इसका स्ट्रक्चर नहीं होता कोयले का। ठीक है, कोई कोयले की शेप किसी तरह की होती है, कोई किसी तरह की होती है, कोई ख़ास स्पेसिफिक इसकी शेप नहीं होती कोयले की। एंड डायमंड की बात करें तो इसकी वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है, 3 डिमेंशनल। और अपीयरेंस की बात करें तो ये ब्लैक और डल कलर का होता है कोयला। डायमंड क्लियर होता है, शाइनी होता है, चमक वाला होता है। हार्डनेस में देखा जाए तो कोयला सॉफ्ट होता है, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, सख्त तरीन होता है। पोर कंडक्टर है कोयला, बिजली का इतना कोई अच्छा कंडक्टर नहीं है, बिजली अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देता। और डायमंड भी नॉन कंडक्टर है, यानी ये तो बिल्कुल भी नहीं गुजरने देता, ये तो थोड़ी बहुत गुजरने देता है, यानी थोड़ी मुश्किल पेश आती है कोयले में से बिजली गुजारने में, मगर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, इसमें से बिजली गुजर जाती है। इसी तरह नॉन कंडक्टर है डायमंड, यानी इसमें से बिजली गुजर ही नहीं सकती। और कोयले को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, यानी घरेलू इस्तेमाल में इसको जलाने के लिए, इससे फिर हम खाना वगैरह बना सकते हैं। इसको हम एज ए ज्वेलरी एंड कटिंग टूल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, चीज़ों को काटने के लिए। व्हाट आर द सुपर क्रिटिकल फ्लड, इसका आंसर है, आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 8, सुपर क्रिटिकल फ्लड, सॉरी पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। तो हमारा पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 में सुपर क्रिटिकल फ्लड, ये लास्ट पैराग्राफ। सुपर क्रिटिकल फ्लड हाईली कंप्रेस स्टेट है, बहुत प्रॉपर्टीज़ गैस की और लिक्विड की शो करता है। और ऐसे रिएक्शन जो कन्वेंशन सॉल्वेंट में नहीं होते उनको हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में परफॉर्म कर देते हैं। तो ये आंसर है इसका।
इसी तरह नेक्स्ट उसने कहा है कि हाउ आर द डिफरेंट फ्राम ऑर्डिनरी लिक्विड, ये सुपर क्रिटिकल जो है ना वो लिक्विड से कैसे डिफरेंट है, तो ये बताएंगे अब हम। तो इसमें फ़ीचर में स्टेट है, डेंसिटी है, फ़्लो और सॉल्वेंट का पावर है। स्टेट है तो ऑर्डिनरी लिक्विड की जो स्टेट है लिक्विड और गैस है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, क्लियर डिफरेंस है, ठीक है। लिक्विड में ना, लिक्विड और गैस में क्लियर डिफरेंस है। सुपर क्रिटिकल फ्लड की बात करें, नो क्लियर बाउंड्रीज, जिसमें कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। लिक्विड और गैस दोनों का मिक्सड है ना सुपर क्रिटिकल, तो दैट्स वाई बिहेव लाइक बोथ। डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी ज़रा हाई होती है, सुपर क्रिटिकल गैस और लिक्विड दोनों की बिटवीन की होती है सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों से मिलके बनता है। ऑर्डिनरी लिक्विड जो है ये स्लोली फ़्लो कर रहा होता है और सुपर क्रिटिकल जो है वो इजीली फ़्लो करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे गैस के पार्टिकल होते हैं, दूर दूर और आसानी से फ़्लो कर जाते हैं। ऑर्डिनरी लिक्विड में सॉल्वेंट पावर की बात करें तो गुड है, ये डिज़ोल्विंग सम सब्सटेंसेस के लिए, इन कुछ चीज़ें ये बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। सुपर क्रिटिकल फ्लड की बात करें, डिज़ोल्व वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, ये भी बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की रेंज को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, अच्छा जी, ऑर्डिनरी लिक्विड के ना फ़ीचर में अपीयरेंस भी आती है, ये क्लियर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं मेनिस्कस लाइक, एंड द सुपर क्रिटिकल फ्लड नो सरफेस, ये सिंगल फेज़ होता है ना इनका, दैट्स वाई इज़ नॉट शोज द क्लियर सरफेस, या सिंगल सरफेस यानी ये शो करते हैं हमें। तो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। हाउ डज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट चेंज विद एन इंक्रीज टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी सोल्यूट की क्या है और ये कैसे चेंज होती है टेम्परेचर चेंज करने से। सॉल्युबिलिटी जो है ना ये मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की डिज़ोल्व जिसमें होते हैं सॉल्वेंट, और टेम्परेचर हमें इसमें गिवन टेम्परेचर जो है वो इतना देना होता है कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन एक बन जाए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि 36 ग्राम साल्ट आप डिज़ोल्व करवा रहे हैं 100 ग्राम वाटर में, इसके लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट एट दैट टेम्परेचर इज़ 36 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, यानी 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम हमारे पास साल्ट सॉल्युबल होता है जब टेम्परेचर उसे 25 डिग्री सेल्सियस देते हैं, ठीक है। ये थी सॉल्युबिलिटी के मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की कितनी, यानी सोल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो सकती है सॉल्वेंट में, टेम्परेचर उसका हमें एक फ़िक्स टेम्परेचर जब देंगे, तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी इसको कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होती है इन द सॉल्वेंट के अंदर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, इट डिपेंड्स ऑन द सोल्यूट इज़ अ सॉलिड लिक्विड और गैस, कहते हैं टेम्परेचर पे नहीं सब कुछ डिपेंड करता, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है इस कंडीशन पे भी कि चीज़ है हमारे पास, जो हमारे पास सोल्यूट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस पर भी डिपेंड करती है ना, इसके भी कुछ फीचर्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस के भी। मोर सॉलिड सोल्यूट अगर होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से। वार्म वाटर होगा डिज़ोल्व मोर ऑफ द सॉलिड, जिसमें पानी गर्म है ना, नमक उसमें ज़्यादा जल्दी हल होगा। मोर शुगर डिज़ोल्व इन हॉट टी, गर्म अगर टी है तो उसमें जल्दी से जल्दी जो है ना वो चीनी हल होगी कोल्ड टी की निस्बत। गैसेस की बात करें तो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ विद टेम्परेचर एंड गैस स्केप मोर इजीली व्हेन हीटेड, और जितना इसको हीट करेंगे उतनी जल्दी गैस बढ़ती जाएंगी। कोल्ड सोडा होल्ड मोर फीस देन अ वार्म वन, जिन्हें कहते हैं कोल्ड सोडा है ना, सोडा कोल्ड सोडा मतलब जो हमारे पास ठंडी बोतल होती है वो जल्दी ज़रा जम जाती है वार्म वन की निस्बत, तो अफेक्ट है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती हैं और कुछ हैं वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द मूवमेंट्स प्रेजेंट इन गैसेस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल है ना उनकी और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह की है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी फास्ट मूव करते हैं, ऑल डायरेक्शन से मूव करते हैं, रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब कहीं को भी चले जाते हैं, ट्रांसलेशनल वही यानी कि इनकी मोशन कोई स्पेसिफिक वे में नहीं होती। लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये क्लोज होते हैं, स्लाइड पास ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से ये गुजर जाती हैं इनकी स्लाइड्स, और ये भी वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन देते हैं, वाइब्रेट होते हैं अपनी जगह पे ही, ठीक है, वहीं पे रोटेट कर रहे होते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द एरिया विच इज स्टडी अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने वाला जो एरिया है
या इनमें जो है ना हमने डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले, लाइक फ्यूल एंड मेडिसिन। इनऑर्गेनिक जो होती हैं इसमें हमारे पास ऑल अदर एलिमेंट्स होते हैं, लाइक साल्ट, एसिड, मेटल्स। ऑर्गेनिक एक मोस्ट लिविंग थिंग्स के स्टडी किए जाते हैं। ऑर्गेनिक में ना लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता है और इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग थिंग्स को। ओके, लास्ट पार्ट है हमारे पास अब इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन लेट्स टू एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री इनेबल अस टू प्योरीफाई कंपाउंड। कि ऐसे सोल्यूशन की प्रिपरेशन करवाएं जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है, और इस सोल्यूशन की यानी कि प्रिपरेशन करने के बाद हम इस काबिल हो जाएं, यानी कि सोल्यूशन ऐसा प्रिपेयर करें जिसके बाद आप इनेबल हो जाएं, इस काबिल हो जाएं कि आप कंपाउंड को क्रिस्टलाइजेशन करवा के प्योरीफाई कर सकें। ऐसा कोई प्रोसेस बताएं। यहाँ उसने कहा है कि प्रोसेस इन विच पोटाशियम नाइट्रेट इज़ प्योरीफाई बाय क्रिस्टलाइजेशन इन वाटर। कहते हैं यहाँ पे आपने जिसको प्योरीफाई करना है वो पोटाशियम नाइट्रेट है, ठीक है, और कैसे करना है, क्रिस्टलाइजेशन इन वाटर से करना है। तो प्योरीफाई पोटाशियम नाइट्रेट बाय क्रिस्टलाइजेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। डिज़ोल्व करवाएं सबसे पहले पोटाशियम नाइट्रेट हॉट वाटर में, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, ठीक है। फ़िल्टर करें उस हॉट सोल्यूशन को ताकि उसमें से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, उसकी कहानी ख़त्म हो जाए। कूल करें उस फिल्टर्ड सोल्यूशन को स्लो। प्योर KNO3 उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, दाने बन जाएंगे छोटे छोटे, जिस तरह नमक के होते हैं क्रिस्टल। कलेक्ट कर लें उन क्रिस्टल को फ़िल्टर करके और ड्राई करके। तो आपने क्रिस्टलाइजेशन वाटर के ज़रिए या क्रिस्टलाइजेशन मेथड के ज़रिए पोटाशियम नाइट्रेट को प्योरीफाई कर लिया। तो हम इस काबिल हो जाएंगे इसको करने के बाद ना, कि आप जो है ना किसी भी कंपाउंड को जो है ना क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू प्योरीफाई कर सकेंगे। लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन कि ग्राफीन जो है ना वो मिरेकल मटेरियल है, मटेरियल ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। इट्स मैनी प्रॉपर्टीज़ वेरी यूज़फुल, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर। तो ग्राफीन के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। ग्राफीन के मतलब सम जो है ना वो पॉइंट्स, ये सम कुछ लाइंस जो हैं। ग्राफीन यूज़फुल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बेटर देन कॉपर है, ये कॉपर से बेहतर है। ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, यानी इट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव वेरी फास्ट, मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन्स के वो फास्ट से फास्ट मूवमेंट करें और कम से कम रुकावट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मूवमेंट शो करें, रुकावट उनके रास्ते में ना हो। इट आइडियल फॉर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये एक समझ लें कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रांजिस्टर, सेंसर और फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स की तरह। ओके, सो ये आज का हमारा जो है ना ये टॉपिक था। एक्सरसाइज के जो थे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस वो आज वाइंड अप हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कहीं से समझ नहीं आई तो नोट्स मेरे पास ऑल ओवर द अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करें, पूछें, कन्फ्यूजन वगैरह मैं आपकी क्लियर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। उसके भी नोट्स मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करूँगी। एक्सरसाइज के जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ क्लियर करेंगे और कोई चीज़ हम डिले नहीं करेंगे, हर चीज़ बिल्कुल साथ साथ पढ़ेंगे। इवन MCQs अंदर से कोई बन रहा है, शॉर्ट है एक्सरसाइज का, कोई MCQs शॉर्ट, इन्वेस्टिगेट, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट, एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ हो गया चैप्टर 1 का, और इसी तरह हम नेक्स्ट भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।